न हाय पसंद है न बाय पसंद है, हमें पेय पदार्थों में सिर्फ चाय पसंद है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार सर। वी हैव अचीव्ड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून। इंडिया इज ऑन द मून। सो हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप? मजे में। चलिए मैं आपको बता दूं कि राइट नाउ यू वाचिंग चाय बस्टर, और चाय बस्टर का वो धमाल पुनः करेंगे कंटिन्यू आज इस एपिसोड में। वंस इन अ ब्लू मून, यू हर्ड इट राइट। इस बार रक्षाबंधन के दिन दिखाई दिया सुपर ब्लू मून। और अगर आप भी अपने एस्ट्रोनॉमिकल ज्ञान को थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं तो हम इसके लिए लेकर आए हैं एक ज़बरदस्त इनिशिएटिव, कॉस्मिक अल्फाज, जहां हम होंगे आपकी छत पर, आपके घर पर, इसरो के सर्टिफाइड स्पेस ट्यूटर्स और कई एक्सपर्ट्स के साथ उनके हथियार टेलीस्कोप को भी लेकर आएंगे आपके घर पर, जहां से आप प्राप्त करेंगे एस्ट्रोनॉमी का ज्ञान और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनके प्रभाव। लिंक में दिए गए नंबर से आप संपर्क करके अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। इस हफ्ता हमने एस्ट्रोनॉमी का स्पेशल डोज दिया झोटवाड़ा स्थित मनीष जी अग्रवाल के घर पर और उनके तमाम मेहमानों को, जहां यंगेस्ट एस्ट्रोनॉमर और इसरो के सर्टिफाइड स्पेस ट्यूटर पारस शर्मा ने बताई अनोखी बातें। बच्चे और बड़ों सभी के सवालों का जवाब दिया उन्होंने बेबाकी से, और अपने टेलीस्कोप से करवाए हमें चंद्रमा के दर्शन। किसी ने कहा कि मेरा तो ये वो पल था जब पूरे भारतवर्ष में एक मिनट तक के लिए सन्नाटा पसर गया था। फिर उसके बाद भारत माता की जय, वंदे मातरम और न जाने कैसे कैसे नारे, इसरो जिंदाबाद, सोमनाथ जिंदाबाद, उनके भी नारे लगाए जाने लग गए। तो हम सबके लिए बहुत बड़े गौरव और बहुत बड़ी प्रतिष्ठा, बहुत बहुत बड़ा दिन 23 अगस्त हमारे लिए ये इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में इसका नाम लिखा गया है। तो पारस, सबसे पहले तो और भी बहुत सारी ऐसी जानकारी हैं जो हम आपसे लेंगे और इस एपिसोड के माध्यम से हमारे चाय बस्टर परिवार और जो नए जुड़ रहे हैं, अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक बात बीच में, तन्मय सर को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयां। तन्मय अमेजिंग स्पेस, जिसका उल्लेख मैंने पहले भी किया है। तन्मय सर अगर अहमदाबाद से देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दीजिएगा, आपका आशीर्वाद हमें मिलेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा आपको हम दिग्गज मानते हैं और हमारे बड़े हैं आप, और हमसे जो भी त्रुटियां हो जाती है तो उन्हें कहीं ना कहीं अगर रेक्टिफिकेशन की जरूरत होती है तो तन्मय सर इज ऑलवेज देयर। तो तन्मय अमेजिंग स्पेस को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहां पर भी एस्ट्रोनॉमी से जुड़ी हुई काफी सारी खबरें आपको मिलेंगी, पारस मिलेंगे, तन्मय सर मिलेंगे और काफी सारी जानकारियां मिलेंगी। तो पारस, बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो हमारे दर्शकों तक आज हम इस एपिसोड के माध्यम से पहुंचाएंगे और आपसे लेंगे हम वो जानकारी। सर, आप खुद एक अमेच्योर एस्ट्रोनॉमर और काफी मतलब नॉलेज है इनको एस्ट्रोनॉमी के बारे में। नहीं, लेकिन आज का मेरा जो नॉलेज है वो एक साइड धरते हैं। क्यों? क्योंकि आज क्वेश्चंस मैं रेज करना चाहता हूं जो हमारे दर्शक, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पब्लिक बार बार दे आर कीप ऑन आस्किंग, दे आर कीप ऑन रेजिंग क्वेश्चन एंड रेजिंग देयर वॉइस, और अगेंस्ट में बोल रहे हैं। मैं चाहे वो सरकार विरोधी बातें करे या वो असाक्षरता दिखाए, अपनी इलिटरेसी, तो उनके लिए, जैसे कि कुछ लोग ऐसे हैं कि धरती पर जो समस्याएं चल रही हैं मोदी उनको दूर नहीं कर रहे हैं, चंद्रयान भेजकर क्या फायदा है, तो इसका क्या एक प्रॉपर आंसर देना चाहेंगे? पहला आंसर मेरा होगा कि मैं चुप रहना चाहूंगा, लेकिन फिर भी आंसर देना बहुत जरूरी है, ठीक है? क्योंकि देखो, जरूरी है। मैं आपसे केवल एक छोटा सा सवाल पूछूंगा, आप कितने देशों के नाम जानते हैं? हमारे पास इतनी सारी कंट्रीज है, बहुत कम के नाम जानते हैं। हम उन्हीं देशों के नाम जानते हैं, या तो उनकी आर्मी पावरफुल है, या वो स्पेस में करामाते कर रहे हैं, या फिर उन्होंने यहीं पे धरती पे बहुत तगड़ी तगड़ी लैब्स बना रखी है, सन जैसी लैब। इनके अलावा हम कितनी कंट्रीज के नाम जानते हैं? पावरफुल यही है। और जब आप पूरे विश्व के अंदर अगर आप पावर ही अपनी नहीं दिखा पा रहे तो फिर तो क्राइसिस वगैरह ज्यादा आएंगे। बिल्कुल। तो वो एक हमारी पावर है कि हम स्पेस में जाने की पूरी काबिलियत रखते हैं। और रही बात कि यहाँ कुछ क्यों नहीं कर रहे, सर, मैं आपसे किसी भी मूवी का अगर बजट पूछूंगा ना तो शायद ज्यादा ही निकलेगा। अभी हमारे सामने एक मूवी आई थी, नाम मैं लेना नहीं चाहूंगा, सब जानते हैं, बजट 600 करोड़ से ऊपर था, और ये बजट मैं तो ये कहूंगा कि हॉलीवुड की और बॉलीवुड की तकरीबन आधा दर्जन मूवीज ऐसी थी अभी जो जून, जुलाई और अगस्त में रिलीज हुई है, उनमें
कुछ का बजट इस चंद्रयान से बहुत ज्यादा था, और फिर आपने देखा हो। तो अगर आप वहां बोलिए फिर, क्योंकि यहाँ तो देखो सर, सीधी सी बात मैं आपको बताऊं, आज आप, मैं और भी जितने लोग आप देख रहे हैं, हम जितनी भी टेक्नोलॉजी यूज ले, स्पेस के डेवलपमेंट से ही आई है, या फिर आर्मी के अंदर उसकी नीड होगी, आपके लिए नहीं बनी है, पहले वहां बनी, फिर वो आपके पास ट्रांसफर हुई। एग्जैक्टली बिल्कुल, आप आरओ का पानी पीते हैं, वहां से आ रहा है वो, आप वाईफाई यूज कर रहे हैं, वहां से आ रहा है वो, हर एक चीज इस तरह से आ रही है, तो फिर तो सवाल उठते ही नहीं है। इवन जो हम अपनी आंखों की बात करते हैं, इसकी जो लेसिक आई सर्जरी होती है, इसकी टेक्नोलॉजी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से आई है। राइट। तो सोचिए, तो ये सवाल तो मैं इस पे तो यही कहूंगा कि थोड़ा अपना साक्षरता लेवल बढ़ाइए। मोबाइल फोन यानी वायरलेस कम्युनिकेशन का आविष्कार अमेरिका में हुआ था, जिसे किया था अमेरिका के महान इंजीनियर मार्टिन कूपर ने। लेकिन आज इसका फायदा पूरी दुनिया को मिल रहा है। इंटरनेट हमारी जिंदगी के लिए अति आवश्यक है। इसका आविष्कार अमेरिका में विंडसर्फ और बॉब कान ने किया था, और ये अछूता नहीं है कि आज इसका इस्तेमाल विश्व भर में किया जा रहा है। शून्य और दशमलव का आविष्कार भारत के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने किया था, जिसके बिना आज हमारी ज़िंदगी का हर एक हिसाब किताब बिगड़ा हुआ नज़र आएगा। इंसानी सभ्यता के उत्थान के लिए आज उठाया गया कोई भी कदम हमारे लिए ही नहीं, बल्कि पूरी इंसानों की जाति के लिए एक सुनहरे भविष्य का निर्माण कर रहा होगा। साक्षरता लेवल, अपनी लिटरेसी दूर कीजिए, और ये बहुत आवश्यक है। मतलब मुझे दुख होता है, मैं उनका मुंह तोड़ जवाब दे दिया, मैंने उन्हें जवाब दे के उन्हें चुप करा दिया। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपके हमारे जो रसात्मक संबंध जैसे स्थापित थे वैसे ही स्थापित रहे। बाकी मेरी तरफ से जो जवाब है इसका, वो मैं आपको एकदम शॉर्ट वे में बताना चाहूँगा कि अमेरिका एक सुपर पावर है, जापान सुपर पावर है, चाइना सुपर पावर है, इंडिया सबका बाप है। बिल्कुल। हम जब रॉकेट चांद पे भेज सकते हैं 40 दिन में, तो हमें 40 मिनट लगेगा एक मिसाइल का मुंह अगर तुम्हारे देश की तरफ कर दिया। बिल्कुल, लेकिन हम ह्यूमैनिटी में बिलीव करते हैं। बिल्कुल, और इसीलिए ये जो पूरे विश्व को और हर धर्म को और हर सोच को साथ में लेकर चलते हैं हम, और यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो नारा देते हैं, तो ये हमारे देश की, हमारी संस्कृति है। अगर आपका साक्षरता स्तर ऊंचा होगा, आपकी लिटरेसी लेवल आपका ऊंचा होगा, तो शायद आने वाली पीढ़ी, आपके बच्चे आपको दोष नहीं देंगे। नहीं तो वो बोलेंगे, पापा यार आपने ये क्या किया, मुझे नहीं बताया था। इसरो बोलकर भी कोई चीज़ है। मम्मी यार तुमने मुझे नासा के बारे में बताया, इसरो के बारे में नहीं बताया। ऐसे क्वेश्चन बच्चे ना करें, तो इसके लिए ज़रूर आप ख्याल रखें। 23 अगस्त का ही दिन क्यों लैंडिंग के लिए? देखिए सर, क्या होता है कि लैंडिंग जो है, हम लोग बोलते हैं कि ये इसी पर्टिकुलर टाइम पे लॉन्च क्यों किया गया। एक होती है लॉन्च विंडो, कि हमारे को पता है कि मून है, हमारे चारों तरफ ऑर्बिट कर रहा है, ठीक है, समझ में आता है हमारे को, लेकिन हमें मून पे किस जगह पहुंचना है, किस टाइम की विंडो है कि हमारी अर्थ के जब वो चारों तरफ राउंड लगाएगा तो एक पर्टिकुलर टाइम पे वो फिर वो मून के पास पहुंचेगा। तो उसके लिए हमारे पास में विंडो होती है कुछ दिनों की, तो हम उस हिसाब से पहुंचते हैं। 23 अगस्त एक पर्टिकुलर टाइम क्यों? क्योंकि हमें ये मिशन पहुंचाना था जब सूर्य उदय हो चांद के ऊपर, क्योंकि अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा जाता है या बहुत कम जाता है, और उस टाइम पे हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बिल्कुल सही है, तो उस टाइम पे पहुंचाओ, और फिर जो उसमें सोलर पैनल्स लगे हैं वो एनर्जी लेकर के पूरे तरीके से काम करे। और इसीलिए हमारा मिशन जो है 14 अर्थ डेज तक के लिए प्लान है। इस पे पॉइंट किया जाएगा, अर्थ डेज, इसका मतलब चंद्रयान और चंद्र के हिसाब से सिर्फ एक दिन के लिए प्लान है ना। तो अभी क्या होगा कि सनराइज होते ही मिशन लैंड हुआ, तो 14 डेज की हमारे पास विंडो है, तो 14 डेज तक हमारा विक्रम लैंडर और रोवर जो है हमारा बहुत अच्छे से काम करेगा। अगर हम कहें कि यार हम पहले उतार दें, तो फिर वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम पूरी तरह से अभी सन के ऊपर डिपेंडेंट है। आईटीजी जैसी टेक्नोलॉजी जो कि लूना मिशन के पास थी, लूना 25 के पास में, जो कि साइंस में फेलियर नहीं होता, लर्निंग होती है, तो वो उसके पास हमने भी पिछली बार वो किया था, और ये बहुत दुखद घटना रही। लूना 25 को क्रैश किया, क्योंकि एक देश की पूरी भावनाएं जुड़ी हुई थी, हम सबकी, हमारी भी, हाँ बिल्कुल जुड़ी हुई थी। और हमने तो इनफैक्ट यहाँ तक बोला था कि हम प्रथम आने में, सर्वोपरि होने में, चलो ठीक है वो बात सही है, प्रथम आने में नहीं सफल होने में विश्वास करते हैं। और मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि सोवियत यूनियन ने भारत का जब शुरुआती समय था इंडियन स्पेस प्रोग्राम का, तो उसमें साथ दिया था। आर्यभट्ट सैटेलाइट उन्होंने ही लॉन्च की थी। तो ये जो प्रेम है, ये साइंटिफिक भी है और इमोशनल भी है। पहुंचना जरूर है, और उनके जो आने वाले मिशन उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बिल्कुल सफल रहेंगे वो भी। तो ये 1 मून डे और 14 अर्थ डे कैसे डिफाइन करते हैं, इस वीडियो में देखिए। हमें हमेशा चांद का एक ही साइड क्यों नजर आता है? अर्थ के अराउंड मून को जितना टाइम एक रेवोल्यूशन में लगता है, उतना ही टाइम उसे एक्सिस के अबाउट रोटेशन में लगता है, यानी अपनी धुरी पर घूमने में।
यानी चंद्रमा को अपनी धुरी पर पूरा घूमने में 27 दिन का समय लगता है। इतना ही समय वो पृथ्वी के चक्कर लगाने में भी लेता है। इस फिनोमेना को सिंक्रोनस रोटेशन कहते हैं। इसलिए हमेशा हमें मून का सिर्फ एक ही साइड दिखाई देता है। और अगर आपको लगता है कि पृथ्वी एक जगह टिकी हुई घूम रही है और चंद्रमा उसके चक्कर लगा रहा है, तो वो वहम हम आपका दूर किए देते हैं। एक्चुअल रोटेशन और रेवोल्यूशन कुछ इस तरह होता है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जानकारियां हमने जानी, लेकिन एक एस्ट्रोनॉमर ऐसे ही एस्ट्रोनॉमर नहीं बन जाता है और उसकी कितनी भावनाएं होती हैं। उसी भावना को चंद्रयान 3 के लिए, चंद्रमा के लिए, भारतवासियों के लिए कलम चलाकर अपनी भावनाओं को माला के मोतियों में पिरोया है कविता के रूप में। पारस भाई, बिल्कुल एक छोटी सी कोशिश है कि अरे यार सुन, अरे यार सुन, अरे यार सुन, देयर इज अ कॉल फ्रॉम मून, नॉट सो सून, नॉट सो सून, नॉट सो सून। 2008, 2019 और 2023, ठीक है कोई बात नहीं, अब जल्दी होने लगेंगे। करामातें हो रही मीलों दूर चांद पर, कि करामातें हो रही 3,84,400 किलोमीटर दूर, मीलों दूर चांद पर। प्रपल्शन से अलग हुआ विक्रम कुछ ठान कर। एलवीएम की दहाड़ ने, एलवीएम लॉन्च व्हीकल, एलवीएम की दहाड़ ने सबको चौंकाया, आजादी के उत्सव को दोगुना बढ़ाया। सफर में धरती के कई चक्कर भी लगाया, सफर में धरती के कई चक्कर भी लगाया और वहां से निकलकर चांद के लगाया। विक्रम प्रज्ञान की जोड़ी खूब जमेगी, विक्रम प्रज्ञान की जोड़ी खूब जमेगी। 14 अर्थ डेज तक भरपूर काम करेगी। जन्म और मृत्यु के खेल को ये समझेगी, जन्म और मृत्यु के खेल को ये समझेगी। मिट्टी से जुड़कर हर मुकाम तक पहुंचेगी। फिर जल्दी होगा यूजुअल हमारे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए ये कहना, लेट्स हैव एन अनदर कॉल फ्रॉम मून। क्या बात है, बहुत जबरदस्त। ये भावनाएं हैं, ये कविता नहीं है, ये भावनाएं हैं जो दिल से, हृदय से निकलती है और आपके हृदय तक पहुंचती है। अगर आपके हृदय पर भी पहुंची हो और इसने वाकई आपके हृदय में आघात नहीं, शांति दी हो चंद्रयान 3 के प्रति, तो कमेंट में जरूर लिखिएगा कैसी लगी ये कविता। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अब पारस बढ़ते हैं जरा सा और आगे, और चलते चलते एक प्रश्न हम आपसे पूछना चाहेंगे। सारे दर्शकों का ये प्रश्न है कि चंद्रयान 3 के सफल वहां पर लैंडिंग के बाद जो रोवर है वो कितने देर में बाहर आता है? पहला क्वेश्चन। 14 दिन का दिन है, सोलर पैनल उसमें लगे हैं। हाँ। मून की शक्ति, मून से मतलब मून पर वो सन की शक्ति, सोलर एनर्जी को अपने अंदर एकत्रित करके उसके अंदर भर के वो 14 दिन तक निरंतर कार्य करेगा। और 14 दिन के बाद इस मशीन का, पूरी मशीनरी का इनका क्या होगा? देखिए सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जैसे ही वो विक्रम लैंड हुआ था उसके बाद 3.5 से 4 घंटे बाद वो बाहर आ चुका था, और आते ही जो तस्वीरें आई वो आप देखिए क्या खूबसूरत तस्वीरें हैं। और 3.5-4 घंटे बाद इसलिए बाहर आया था, मैं एक चीज ऐड ऑन करता चलूंगा, क्योंकि ये थोड़े हाई लेवल हैं और दर्शकों की जो फीलिंग्स है वो उनको भी साथ में लेते चले। जैसे ही विक्रम लैंडर ने अपने कदम वहां रखे तो कुछ डस्टिंग वहां होती है, कुछ धूल धक्कड़ वगैरह उड़ते हैं। हालांकि वहां का वातावरण पृथ्वी जैसा नहीं है, लेकिन बावजूद इसके वो निकलते हैं वहां धूल वगैरह, वो शांत हो जाए, पूरे एकदम पूरे बैठ जाए अच्छी तरह से एक एक कण। उसके बाद वो प्रज्ञान बाहर आएगा, और प्रज्ञान बाहर आएगा तो बाहर आने के बाद वहां की जमीन पर, वहां की मिट्टी पर जब उसके पहिए दौड़ेंगे तो वो इसरो और हमारा अशोक स्तंभ वहां एम्बॉस करते हुए उस मिट्टी पर आगे जाएगा। ये बहुत बम्स वाली बात है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि चांद पर जो भी छाप छोड़ते हैं, नील आर्मस्ट्रॉन्ग 1969 में जब पहुंचे थे, बिल्कुल 20 जुलाई, हाँ, आज भी उनके जो शूज का जो शेप है, जो फुटप्रिंट है, वो एज इट इज है। क्योंकि चांद पर पृथ्वी की तरह हवाएं नहीं चलती है। और ये क्यों है, वहाँ के क्या कहते हैं, वातावरण वहाँ कैसा है, मट्टी में क्या है। तो अब आगे बढ़े आप। बिल्कुल सर, तो जैसा कि आपने बताया कि हम क्या स्टडी करने वाला है, प्रपल्शन से बताता हूँ। जैसे मैंने कहा जन्म और मृत्यु के खेल को ये समझेंगे। बिल्कुल। तो प्रपल्शन में उसमें एक इंस्ट्रूमेंट है, पेलोड है, जिसका नाम है शेप। तो शेप जो है उसका काम है वो एलियंस को ढूंढेगा। अब एलियंस कौन है? वो मून पे है तो हम। तो वो वहां से डिटेक्ट करेगा कि अर्थ पे लाइफ कैसी है। तो आपको लगेगा ये तो क्या यार, मतलब वो तो पता ही है। देखिए बात ऐसी कि अगर उसने वहां से पूरी तरह से सब कुछ सही तरीके से देख लिया कि हाँ लाइफ आती है, ऐसा कुछ होता है, ये कुछ होता है, तो वो टेक्नोलॉजी हम यहाँ यूज करेंगे। और फिर लाइट ईयर्स दूर जो सितारे हैं, उनके पास जो प्लैनेट्स है, उनमें जो पनप रही अगर कोई लाइफ होगी, तो उसको डिटेक्ट करने की, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ को स्टडी करने की पावर भी भारत के पास में आ जाएगी। तो एक काम वो करेगा। बात करते हैं हम लैंडर और रोवर की।
बहुत ही शानदार इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं। एक इंस्ट्रूमेंट का नाम बताता हूँ मैं आपको, चेस्ट नाम का इंस्ट्रूमेंट है। वो अंदर तक जाएगा 10 सेंटीमीटर तक और वहां का बुखार चेक करेगा। ये समझिए आप एकदम आसान शब्दों में कि वो जो रेगोलिथ है वो कितना जल्दी हीट को अब्सॉर्ब करती है और दोबारा रिलीज करती है, वो इस चीज की स्टडी करेगा। और ये सब कुछ यहाँ से लाखों किलोमीटर दूर 3,84,400 किलोमीटर दूर एक्सपेरिमेंट चल रहे होंगे। हाँ, इन ये इसरो की ये उपलब्धता, ये अचीवमेंट इसरो का है, भारत का है। बिल्कुल सही बात है। तो इस तरह से वहां पे एक्सपेरिमेंट होंगे, वहां पे उसके प्लाज्मा की स्टडी होगी कि सन से जो प्लाज्मा आता है, तूफान आता है, तो वहां पे एटमॉस्फेयर न के बराबर है, तो वो डायरेक्ट आता है। वो प्लाज्मा जो नहीं जानते उनको बता दूं कि मैटर का चौथा फॉर्म है प्लाज्मा, जैसे लिक्विड, गैस और सॉलिड होता है, उस तरह से चौथा स्टेट होता है, दैट्स कॉल्ड प्लाज्मा। तो उसको ये स्टडी करेगा, ठीक है। अब वहाँ की जो रेगोलिथ है उसके साथ साथ वहाँ पे जो वाटर के जो हमने सब्सटेंस देखे थे कि हाँ यहाँ पे मॉलिक्यूल्स वगैरह है, उनको लेकर के वहाँ पे एलिमेंट्स की स्टडी, इन सब तमाम चीजों की स्टडी करेगा विद इन 14 अर्थ डेज। और जो डेटा आएगा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट किडिंग एट ऑल, आई एम ईगरली वेटिंग फॉर द डेटा। बहुत खतरनाक डेटा आने वाला है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको अभी भी रिवील करना बाकी है और जिसके बारे में मुझे भी जानना बाकी है। इनफैक्ट आपको जितना डाटा की इंतजार आपको होगी उतना ही मुझे भी, बिल्कुल मुझे उतनी गहन एस्ट्रोनॉमी के बारे में अभी तक मुझे नहीं बिल्कुल भी उतना मैं नहीं हूँ, लेकिन बावजूद इसके मतलब एक वो जो कौतूहल होता है ना कि धरती के ऊपर आपको क्या मिला, जब कोई मतलब आप समझ लीजिए कि कई जगह क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं कि आज तक हम चांद पे पहुंच गए, सूरज पे पहुंच गए, धरती के लोग कहाँ पहुंच गए, लेकिन आज भी हमें धरती का 5% भी हमने एक्सप्लोर नहीं किया सर, ये कहा जाता है। लेकिन बावजूद इसके हर तरफ ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे टेढ़े मेढ़े जो रास्ते हैं उन सारे रास्तों को हम नापेंगे, लेकिन फिर कभी नापा जाएगा। आज के इस एपिसोड को हम यही खत्म करेंगे, लेकिन इस वादे के साथ कि अगर सांसों ने दिया साथ, जाने से पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप रहे हमारे साथ। ये तो चैनल अब घर का हो गया। नहीं, एकदम घर के हो गए आप, हमारे घर के हैं, हम आपके घर से दिल से है। तो फिर से बोलना चाहूंगा कि अगर सांसों ने दिया साथ तो फिर होगी आपकी और हमारी मुलाकात। टिल देन टेक वेरी बेस्ट केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।